अब्दुल करीम तेलगी, रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाला एक लड़का जिसने 22,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर दिया। आपने अब तक कई घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस घोटाले की कहानी और इस पूरे घोटाले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था उसकी कहानी बताएंगे तो आप शायद इस पर यकीन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये घोटाला 1,000-2,000 करोड़ का नहीं था, बल्कि आजाद भारत का तब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। और इस घोटाले को एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया था जो कभी रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर फल सब्जियां बेचा करता था। ये घोटाला था स्टैम्प पेपर घोटाला, और इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। महा घोटाले की इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बाद में सरकार ने इस घोटाले को कानूनी मान्यता भी दी थी। आखिर वो कैसे, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। मैं आर्यन आज आपको अब्दुल करीम तेलगी की कहानी सुनाऊंगा। यहां आपको इसी स्टैम्प पेपर घोटाले और इस घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी डिटेल में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगांव शहर के खानपुर में एक रेलवे कर्मचारी के घर अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ। चूंकि अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ। जब तेलगी की उम्र सिर्फ 7 से 8 साल की थी तो बीमारी की वजह से पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की हालत इतने बदतर हुए, तेलगी का परिवार रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर फल सब्जियां और मूंगफली बेचने को मजबूर हो गया। परिवार की बिगड़ती हालत को देखते हुए करीम तेलगी भी अपने परिवार के काम में हाथ बटाने लगा और इसने भी फलों का एक ठेला रेलवे स्टेशन पर लगाना शुरू कर दिया। पिताजी के गुजरने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो चुकी थी और दिन भर फल बेचने के बावजूद पूरा परिवार सिर्फ अपने पेट भरने लायक ही पैसा जमा कर पाता था। इसकी वजह यह थी कि जिस रेलवे स्टेशन पर ये लोग फल बेचा करते थे, वहां दिन में केवल 12 ट्रेन ही रुकती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन करीम तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए उसने खानपुर के सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन ले लिया और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने लगा और स्कूल की फीस वो दिन भर फल बेचकर जमा करता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, इसकी पढ़ाई भी आगे बढ़ती गई और इसने बीकॉम तक की पढ़ाई पूरी कर ली। साथ ही छोटी मोटी कंपनियों में काम भी करने लगा। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी बहुत कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इस कारण इसने कई कंपनियों में जॉब भी पकड़ी और रिजाइन भी कर दिया। कई कंपनी वालों ने तो काम की लापरवाही और टारगेट अचीव ना करने के कारण खुद ही करीम तेलगी को जॉब से निकाल दिया था। इसी भागदौड़ के बीच वो मुंबई आ गया और फिर यहां उसे विदेश जाने का ख्याल आया, क्योंकि उसके आसपास के कई लड़के सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, जहां वो भारत के मुकाबले अच्छा पैसा कमा रहे थे। दूसरों को देखकर तेलगी भी सऊदी अरब चला गया। वहां उसने 7 साल तक काम किया और अच्छे पैसे जमा कर लिए। वहां रहते हुए उसने महसूस किया कि काफी लोग ऐसे हैं जो खाड़ी देश में आना चाहते हैं, लेकिन पेपर में खामी होने की वजह से नहीं आ पाते हैं या फिर उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता है। इसलिए वो जब सऊदी अरब से वापस आया तो कर्नाटक से मुंबई आ गया और फिर मुंबई में इसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी शुरू कर दी। इस कंपनी में फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का धंधा किया जाने लगा। कमाल की बात तो यह है कि लंबे समय तक वो फर्जी पासपोर्ट का धंधा करता रहा, लेकिन पकड़ में नहीं आया। इसी कारण इसका बिजनेस बढ़ता चला गया और फर्जी पासपोर्ट से बढ़कर अब्दुल करीम तेलगी ने लोगों को फर्जी वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी बेचने शुरू कर दिए। जिसका पासपोर्ट कहीं नहीं बनता था, उसका पासपोर्ट चंद घंटों में अब्दुल करीम तेलगी के ऑफिस में बन जाता था। और कमाल की बात तो ये होती थी कि उस पासपोर्ट पर लोग बाहर भी चले जाते थे। जब तेलगी का ये बिजनेस काफी फल फूल रहा था, तभी किसी ने सरकारी एजेंसियों को खबर कर दी और आखिरकार तेलगी
1991 में पहली बार फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया। जेल जाने के बाद अक्सर लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को जेल में करोड़ों रुपए कमाने का आइडिया मिल गया। दरअसल जेल में तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। राम रतन सोनी कलकत्ता का रहने वाला था और ये कलकत्ता में स्टैम्प पेपर का बिजनेस किया करता था। जेल में रहते हुए राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी के बीच दोस्ती बढ़ी और दोनों फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने लगे। इसी दौरान सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर से जुड़े फर्जीवाड़े के बारे में समझाया। साथ ही इसने कहा कि अगर कुछ करना ही है तो स्टैम्प पेपर से जुड़ा बिजनेस करो। इसमें ना तो कोई खून खराबा है और ना ही कोई मारकाट, फिर भी इसमें बेतहाशा पैसा है। तेलगी को राम रतन सोनी का यह आइडिया बहुत पसंद आया और वो जैसे ही फर्जी पासपोर्ट बनाने के जुर्म में मिली सजा को पूरी करने के बाद जेल से बाहर आया, वैसे ही उसने स्टैम्प पेपर के धंधे में उतरने की तैयारी कर ली। जेल से बाहर आने के बाद कुछ समय तक तेलगी राम रतन सोनी के लिए काम करता है। तेलगी को राम रतन सोनी का एडेसिव स्टैंप्स और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स बेचना होता था। इसके बदले सोनी इसे कमीशन देता था। कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन इतने में तेलगी का मन कहां भरने वाला था। वो तो बस कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता था कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। इसीलिए पहले वो अच्छे से रिसर्च करता है कि स्टैम्प पेपर क्या है, इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं और इसमें जालसाजी या धोखाधड़ी की क्या गुंजाइश है। सारी बारीकियों को समझने के बाद तेलगी सबसे पहले स्टैम्प पेपर बेचने का सरकारी लाइसेंस प्राप्त करता है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि आगे जो वो करे उस पर किसी को शक ना हो। प्लान के मुताबिक अब स्टैम्प पेपर छापने के लिए उसे मशीन की जरूरत थी, लेकिन बाहर से मशीन खरीदकर इस्तेमाल करना असंभव था। इसलिए अब्दुल करीम तेलगी ने अपना शातिर दिमाग लगाया और इसने रिसर्च के दौरान पाया कि जहां भारत सरकार की स्टैम्प पेपर प्रिंट करने की फैक्ट्री है, वहां जब मशीन खराब हो जाती है तो उसे नीलाम कर दिया जाता है। अब अब्दुल करीम तेलगी सीधे इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जाता है, जहां से वो सारी जानकारी इकट्ठा करता है कि कब मशीन की नीलामी होगी और नीलामी में मशीन खरीदने की प्रक्रिया क्या है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब कुछ दिनों में खराब हो चुके स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन की नीलामी होती है तो करीम तेलगी बहुत ऊंची कीमत देकर वो मशीन खरीद लेता है। अमूमन मशीन खरीदने वाले लोग इसे रद्दी में फेंक देते हैं, लेकिन तेलगी ने दिमाग लगाते हुए उस मशीन को संभाल कर रखा और कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से गुपचुप तरीके से उस मशीन को ठीक करवा लिया। साथ ही उसने स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए जरूरी कागज, इंक और दूसरे मटेरियल का भी जुगाड़ कर लिया। कहा जाता है कि ये सब चीजें हासिल करने में फैक्ट्री में काम करने वाले किसी अधिकारी ने ही अब्दुल करीम तेलगी की मदद की थी। इसके बदले तेलगी ने उसे बहुत मोटी रकम दी थी। धीरे धीरे करीम तेलगी ने बड़ी मात्रा में अपने गुप्त फैक्ट्री में स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया। फिर इसने नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प पेपर के साथ मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस बढ़ने लगा और उसने काफी सारे लोगों को जॉब पर भी रख लिया और धीरे धीरे नकली स्टैम्प पेपर की सप्लाई पूरे देश में शुरू कर दी। आपको जानकर अचंभा होगा कि इस काम के लिए देश भर से करीम तेलगी ने लगभग 350 MBA के छात्रों को नौकरी पर रखा था। उनका काम था कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर हर सरकारी दफ्तर में जाकर अब्दुल करीम तेलगी से ही स्टैम्प पेपर खरीदने की सेटिंग करें। अब्दुल करीम तेलगी जो स्टैम्प पेपर नकली तरीके से बनाता था, वो कहीं भी देखने में नकली नहीं लगता था। साथ ही अपने ग्राहकों को वो स्टैम्प पेपर बहुत ही किफायती दाम में बेचता था। इस कारण धीरे धीरे इसके स्टैम्प पेपर के ग्राहक बढ़ते चले गए। इधर 1992 के बाद अगले 7 सालों तक भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग प्रेस से जितनी भी मशीन रद्दी के भाव बिकने को नीलामी में आती थी, उन्हें अब्दुल करीम तेलगी बेहद ऊंची दाम देकर खरीद लेता और फिर से ठीक करवाकर गुप्त तरीके से स्टैम्प पेपर प्रिंट करता था। कहा तो यह भी जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ गया था कि इसने
पैसे के बल पर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लिया था और उनसे फैक्ट्री की अच्छी मशीन को भी खराब घोषित करवाकर नीलामी में ले आता था और फिर उसे खरीद लेता था। धीरे धीरे करीम तेलगी का बिजनेस इतने बड़े स्तर पर बढ़ गया कि भारत के लगभग 25 राज्यों में तेलगी का फर्जी स्टैम्प पेपर पहुंचने लगा और लगभग 70 शहरों में कोर्ट कचहरी से लेकर हर सरकारी ऑफिस में होने वाले काम बस इसी फर्जी स्टैम्प पेपर पर होने लगे। लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। 4-5 साल के अंदर ही करीम तेलगी के पास इतना पैसा हो गया कि उसने अधिकारियों को घूस देना बंद कर दिया, बल्कि अब ये हर महीने अधिकारियों को एक मोटी तनख्वाह देता था। बदले में उन अधिकारियों को सिर्फ हर जगह ये फर्जी स्टैम्प पेपर पहुंचा देना होता था। मतलब अधिकारियों को सिर्फ मुंह बंद रखने और अपने कलम को खामोश रखने के लिए लाखों रुपए मिलते थे। करीम तेलगी इतना शातिर दिमाग का था कि उसने साजिश के तहत लगभग पूरे भारत से असली सरकारी स्टैम्प पेपर को भी गायब करवाना शुरू कर दिया था। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होगी तो उसका स्टैम्प पेपर अपने आप बिकेगा। उसका यह आइडिया काफी काम कर गया और धीरे धीरे मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होने लगी और इसका जमकर फायदा करीम तेलगी ने उठाया और लगभग पूरे स्टैम्प पेपर के मार्केट में पूरे भारत में इसने कब्जा जमा लिया। इसकी पहुंच इतनी ऊपर हो गई थी कि सरकारी स्टैम्प पेपर का मार्केट में शॉर्टेज करवाने के लिए इसने साजिश के तहत अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी स्टैम्प पेपर की डिलीवरी ऐसी जगह पर करवा देता था जहां सरकारी ऑफिस नहीं होती थी, बल्कि वहां करीम तेलगी के आदमी होते थे तो कहीं वीरानियां होती थी। उन जगहों पर ये सरकारी स्टैम्प पेपर महीनों महीनों तक यूं ही पड़े रहते। इस तरह मार्केट से सरकारी स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होती चली गई और करीम तेलगी का बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगा। कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होना ही है। ऐसे ही करीम तेलगी के साथ भी हुआ। 1992 में इसने नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस शुरू किया था। धीरे धीरे इस बात की खबर सरकारी एजेंसियों को भी लगने लगी थी, लेकिन इसके पास इतना पैसा हो गया था कि इसने पैसे से हर किसी का मुंह बंद कर दिया था। इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में 1992 से साल 2000 तक करीम तेलगी पर लगभग 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे, लेकिन इसका रसूख इतना ज्यादा था कि आला अधिकारियों की मदद से ये हमेशा गिरफ्तारी से बचता रहा। लगभग 8 सालों तक स्टैम्प पेपर बेचकर अकूत संपत्ति बनाने वाला करीम तेलगी आखिरकार नवंबर 2001 में पुलिस की पकड़ में आ ही गया। दरअसल बैंगलोर पुलिस को टिप मिली थी कि एक पुलिस चौकी पर एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें सिर्फ स्टैम्प पेपर भरे हुए हैं। तुरंत पुलिस मौके पर गई और स्टैम्प पेपर से जुड़े कागजात मांगे, लेकिन ट्रक वाला वो कागजात नहीं दे पाया। धीरे धीरे पुलिस हरकत में आने लगी और ट्रक को जब्त करने के साथ ही तत्काल ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में पुलिस समझ रही थी कि ये चोरी के स्टैम्प पेपर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को समझ में आया कि खेल बहुत बड़ा है और फिर पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इसके बाद दनादन लोगों की गिरफ्तारी होती रही और आखिरकार सबके तार अब्दुल करीम तेलगी से ही जुड़े। इस बात की भनक अब्दुल करीम तेलगी को भी लग गई थी कि पुलिस के सामने आखिरकार उसका फर्जीवाड़ा आ ही गया है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। इसीलिए तेलगी रातों रात अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस दिन रात अब्दुल करीम तेलगी के पीछे पड़ी थी, लेकिन तेलगी किसी के हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस को खबर लगी कि अब्दुल करीम तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह पर जा रहा है। बस पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। पुलिस ने बिना किसी गलती के वही मौके पर करीम तेलगी को गिरफ्तार कर लिया। अब जांच आगे बढ़ी तो जो खुलासे हुए उससे हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल जांच के दौरान ही पता चला कि करीम तेलगी ये 2 नंबरी स्टैम्प पेपर का बिजनेस पिछले 2 साल से नहीं बल्कि लगभग 8 सालों से कर रहा है। जांच के दौरान तेलगी ने बताया कि उसने राम रतन सोनी के साथ मिलकर 1992 में
पहले कानूनी तौर पर स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हासिल किया। उस लाइसेंस के दम पर उसने असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर को मिलाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे इसकी काफी कमाई हुई। फिर उसके बाद साजिश के तहत प्रिंटिंग प्रेस की अच्छी मशीनों को खराब घोषित करवाकर नीलामी में उसे खरीद लिया और फिर उससे प्रिंट करते हुए अपने नकली स्टैम्प पेपर धीरे धीरे पूरे देश में फैला दिए। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि 1995 में 1995 में राम रतन सोनी के साथ करीम तेलगी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद से तेलगी अकेले ही ये बिजनेस कर रहा था। इसने अपनी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल करते हुए खुद की प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर ली थी। पुलिस लगातार तेलगी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन तेलगी इस पूरे मामले में पुलिस का कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा था। तो कोर्ट की परमिशन से तेलगी को नार्को टेस्ट करवाया गया, जिसमें तेलगी ने बताया कि इस पूरे घोटाले में वो अकेला नहीं है, बल्कि कई बड़े राजनेता और आला अधिकारी भी शामिल हैं। नार्को टेस्ट के दौरान करीम तेलगी ने कई बड़े राजनेताओं का नाम भी लिया था। बैंगलोर पुलिस इस मामले की पूरी गहराई तक जांच कर रही थी, तभी एसआईटी से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद तत्काल इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया। सीबीआई जांच में बहुत ज्यादा खुलासे नहीं हुए और कुल मिलाकर जांच सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। तेलगी ने जितने भी बड़े अधिकारियों या नेताओं का नाम लिया था, उन सभी को जांच के दायरे से लगभग बाहर कर दिया गया। जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली तो खुलासा हुआ कि तेलगी का बिजनेस 25 राज्यों के 70 बड़े शहरों में जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। देश के लगभग 18 शहरों में अब्दुल करीम तेलगी के 36 से ज्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी का पता चला। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट अब्दुल करीम तेलगी से जुड़े मिले, जिसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए थे। कुल मिलाकर जब इस पूरे घोटाले का आंकलन किया गया तो सीबीआई ने बताया कि ये पूरा घोटाला कम से कम 22,000 करोड़ से ज्यादा का है। तब ये उस समय तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये घोटाला 22,000 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 8 साल में ये घोटाला कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। पूरी जांच पड़ताल के बाद अब्दुल करीम तेलगी को 2006 में इस मामले में पूरे 30 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा पूरे घोटाले को देखते हुए अब्दुल करीम तेलगी पर कोर्ट ने 202 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना भी लगाया। करीम तेलगी के साथ अन्य 6 लोगों को भी सजा मिली थी। अब्दुल करीम तेलगी को बैंगलोर के जेल में ही रखा गया था। गिरफ्तारी के 16 साल बाद जेल में ही रहते हुए 26 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। तेलगी की मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थी, लेकिन तेलगी के वकील का कहना था कि इस पूरे स्टैम्प पेपर घोटाले में तेलगी महज एक प्यादा था और इस पूरे खेल में कई बड़े नेता शामिल थे। इसलिए साजिश के तहत पहले तेलगी को एड्स संक्रमित सुई जेल में रहते हुए दी गई, जिस कारण ये बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि 2001 में गिरफ्तारी के बाद तेलगी का मेडिकल कराने वाले पुलिस ऑफिसर ने दावा किया था कि 2001 में ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि तेलगी को एड्स है। ये तो अब तक आपने जाना कि तेलगी ने क्या और कैसे स्कैम किया। चलिए अब जानते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी के पास पैसे कितने थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही ये घोटाला 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का रहा होगा, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने 20,000 करोड़ का आधा पैसा भी जब्त नहीं किया, क्योंकि ये पैसे कभी भी सरकारी एजेंसियों के हाथ लगे ही नहीं। करीम तेलगी के पास इतना पैसा था कि इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। कई बार जांच में उसे पूछा गया कि उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी, तो उसने हमेशा अपनी कुल दौलत बताने में असमर्थता ही जताई। आपको जानकर अचंभा होगा कि अब्दुल करीम तेलगी अपने ज्यादातर पैसे बोरे में भरकर रखता था। इसीलिए उसे जब भी इसके कुल पैसों के बारे में पूछा जाता था तो बस ये बताता था कि उसके पास कितने बोरे हैं। इसने अपने पूरे पैसे कभी गिने भी नहीं थे, वो ये अपने बोरे में गिनता था। उसकी गिनती केवल बोरों में होती थी।
करीम तेलगी के पास कितना पैसा था, इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि तेलगी के साथ आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। उस पुलिस कांस्टेबल की सैलरी केवल 9,000 रुपया महीना थी, लेकिन जब जांच की गई तो उसके पास 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के कागजात मिले। यह पैसा बस घूस के तौर पर तेलगी ने उसे दिया था। इसी तरह तेलगी के लिए काम करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला था। अब आप समझ सकते हैं कि जब मामूली प्यादे 100-200 करोड़ रुपए में खेल रहे थे तो अब्दुल करीम तेलगी की कुल प्रॉपर्टी कितनी रही होगी। इसके अलावा वैसे तो तेलगी को 30 साल की सश्रम कारावास की सजा मिली थी, मतलब कि उसे जेल में दिन रात काम करते हुए सजा काटना था, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि जेल में काम करने की बजाय इसकी तेल मालिश के लिए रोजाना 3-4 लोग आते थे। साथ ही पैसों के बल पर जेल के अंदर उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। कहा तो यह भी जाता है कि आमतौर से लोग मुट्ठी बंद करके घूस के पैसे देते हैं, लेकिन करीम तेलगी बोरे में पैसे भर के देता था, इसीलिए कोई भी अधिकारी ना नहीं कर पाता था। हर क्रिमिनल की एक ना एक लव स्टोरी जरूर होती है। ऐसी ही एक लव स्टोरी अब्दुल करीम तेलगी की भी थी। अब्दुल करीम तेलगी को अय्याशी का बहुत शौक था और ये मजे करने के लिए अक्सर रात में बार में चला जाया करता था। हमेशा की तरह एक रात ये मुंबई के मशहूर टोपैज बार में गया। यहाँ उसकी नजर एक ऐसी डांसर पर गई जिसको देखकर करीम तेलगी इस कदर फिदा हो गया कि उसने सिर्फ एक रात में उस डांसर पर 93 लाख रुपए लौटा दिए। आज भी जब लोगों की जिंदगी भर की कमाई भी 93 लाख नहीं होती है, वहां करीम तेलगी ने एक रात में बार डांसर पर 93 लाख रुपए लौटा दिए थे। इस बार डांसर का नाम तरन्नुम खान था। जब तरन्नुम खान के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उसी समय मुंबई में हुए दंगों में तरन्नुम खान का पूरा परिवार तबाह हो गया था। पिता की मृत्यु हो गई थी और जो इसकी दुकान थी उसे लूट लिया गया था। मजबूरी में ये बार डांसर के तौर पर काम करती थी। जब से अब्दुल करीम तेलगी की नजर तरन्नुम खान पर पड़ी, तरन्नुम की पूरी जिंदगी ही बदल गई और देखते ही देखते वो पूरे मुंबई की सबसे अमीर डांसर बन गई। तरन्नुम खान को करीम तेलगी दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन किसी वजह से दोनों ने शादी नहीं की और आगे चलकर तेलगी ने शाहिदा तेलगी से शादी कर ली, जिससे करीम तेलगी को एक बेटा और एक बेटी हुई। 2017 में जब तेलगी की मृत्यु हो गई तो 2018 में नासिक सेशन कोर्ट ने भी करीम तेलगी तथा इसके 6 सहयोगियों पर चल रहे सभी केसों को खत्म कर दिया और सभी मामलों से तेलगी को बरी कर दिया गया। हालांकि 2018 में एक बार अब्दुल करीम तेलगी उस समय चर्चा में आया जब तेलगी की पत्नी ने कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि उसके पति करीम तेलगी ने वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद घोटाले से जमा की गई दौलत से जो भी जमीन खरीदी गई है उसे सरकार को वापस कर दिया जाए। भले ही करीम तेलगी इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन इस घोटाले से जुड़ा एक सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तेलगी और उसके 10 से 20 प्यादों को छोड़कर कौन कौन इस घोटाले में शामिल था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। अब्दुल करीम तेलगी ने इतने पैसे कमाए थे, वो कहाँ गए, ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। इस पूरे घोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अब्दुल करीम तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर छापने के लिए अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई थी, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने इस पूरे घोटाले को कानूनी तौर पर कैसे मान्यता दे दी। दरअसल जांच के दौरान खुलासा हुआ कि 1992 से 2001 तक देश में जितने भी स्टैम्प पेपर यूज में आए उनमें से अधिकतर नकली यानी गैर कानूनी थे। इस आधार पर कहा गया कि गैर कानूनी स्टैम्प पेपर पर हुआ काम भी गैर कानूनी ही माना जाएगा। जैसे अगर किसी ने कोर्ट मैरिज की होगी तो उसने स्टैम्प पेपर दिया, वो नकली था तो उसकी शादी भी नकली ही मानी जाएगी। इसी तरह खरीद बिक्री में जिसने
अब्दुल करीम तेलगी का नकली स्टैम्प पेपर यूज किया, वो खरीद बिक्री भी नकली ही हुई। कुल मिलाकर पिछले 8 वर्षों में जिस भी काम में स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया गया, उन सभी पर गैर कानूनी होने के तलवार लटकने लगी। ऐसे में हजारों शादियां टूटने के कगार पर आ गई, साथ ही हजारों बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गए, कोर्ट कचहरी तक सवालों के घेरे में आ गए। सारे हालातों को देखते हुए आखिरकार सरकार ने फैसला किया कि 1992 से 2001 तक भले ही नकली स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन कानूनी तौर से वो सभी वैध माने जाएंगे। इस तरह नकली स्टैम्प पेपर स्कैम को कानूनी मान्यता दे दी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरे हजारों करोड़ के घोटाले को अब्दुल करीम तेलगी ने अकेले ही अंजाम दिया होगा या फिर इसमें बड़े नेता भी शामिल रहे होंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें।